हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपके पीवाईक्यू की सीरीज कराई जा रही है। अगर आपने अभी तक इसकी क्लासेस नहीं की तो जाकर चेक जरूर कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीवाईक्यू। तो आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको जाना है, चेक करना है और आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए आज के आपके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपकी हिंदी की कंप्लीट क्लासेस करा चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्या करना है, आपको सीडीपी का डिटेल कोर्स आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। और आपके यहाँ पर बाकी जो पीवाईक्यू की सीरीज है, इसकी मैंने आपको अलग प्लेलिस्ट बना दी है। ये आपका 8वां मॉक टेस्ट है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर ही रहने वाला है। अगर सीटेट को क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो चलिए जी, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कोई नया हो तो एक बार लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके जी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, आप सभी को आंसर देना है। चलो बताइए, पहला क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। हिंदी इंग्लिश आप सभी कहते हो मैम दोनों में होना चाहिए, हम दोनों में आपके लिए लेके आए हैं। तो आप जरूर बताओ इनका आंसर क्या होगा। साथ के साथ आपको कमेंट करके आंसर भी देना है। तो ये रहा आपके सामने पहला। इसमें बताया निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क, मतलब क्या पूछा आपका, मोरल रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया है। कोहलबर्ग की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। आगे आपका अंतःकरण के स्वयं चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य को परिभाषित करना, जो कि कानून सामाजिक समझौते के बिना समझौते पर ध्यान। देखो यहाँ पर की पॉइंट मिल गया क्या, कि आपको ध्यान देना है और संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो इनकी कौन सी स्टेज है, इनकी सबसे हाई स्टेज पूछी जा रही है। और हाई में भी आपका सबसे लास्ट लेवल है, वो है आपका यहाँ पर यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, क्योंकि ये सभी के लिए होता है। इन्होंने लिखा ना सभी के लिए, ओल। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट था। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, वैध हो, संपूर्ण मानवता के लिए इंपॉर्टेंट हो और समझौते पर ध्यान देना। तो मतलब ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, ये आपका सार्वभौमिक की बात कर रहा है, कि ऐसी चीजें होनी चाहिए जो सभी के लिए अच्छी हो। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह, उन्होंने भी क्या किया, देश के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो आपका फोर्थ आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड स्टेज में यही बताया गया है कि हमें किस प्रकार समाज में रहकर जो है मानव समाज की या मानवता के लिए काम करना है। तो आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, आपका द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये आपका फोर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसका आंसर आप सभी को देना है। और आप सभी के डाउट आ रहे थे, मैम हमारा जो है आपने क्वेश्चन गलत बताया था। तो एक क्वेश्चन जो है जल्दबाजी में मैंने आपको गलत बता दिया था। वो था आपका यहाँ पर आपका परिकल्पित निगमात्मक तर्क जो है, इसमें आपका आता है। तो ये आपका सबसे लास्ट वाली स्टेज जो आपकी फॉर्मल होती है, उसमें आता है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त पूछा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का पूछा है। तो बताइए क्या आंसर होगा। इसमें आपका सजीववाद आ जाएगा, या फिर आपका सुरक्षा रखने के लिए आपका नियम आ जाएगा, या योग्यता, या फिर आपका परिकल्पना या हाइपोथेसिस की बात करते हो। बताइए कौन सा आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। तो पूछा है मूर्त। अगर हम बात करें कॉन्क्रीट की, तो इसमें बच्चा क्या करने लगता है, इसमें बच्चों के अंदर आ जाती है आपका विकेंद्रीकरण, मतलब आपका डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। दूसरा, इसमें बच्चे रिवर्स करना सीख जाते हैं, तो रिवर्सिबिलिटी भी इसी में आ जाती है। इसके अलावा बच्चा इसमें क्या करना सीखता है, संरक्षण करना सीखता है। ठीक है, आगे बताइए इसके अलावा क्या क्या विशेषता होती है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो इन्होंने पूछा था सबसे बेस्ट कॉन्क्रीट में कौन सी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो सजीववाद आपका किस में आ जाएगा, सजीववाद तो हमारा पहले ही आ जाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका सजीववाद, सेकंड में आ जाएगा, है ना। जब बच्चा 6 से 7 साल का होने लगता है तभी उसे चीजें समझ में आ जाती है। तो इसमें जो आपका सबसे बेस्ट है वो है आपका सुरक्षित रखने का। बच्चा कन्वर्जेंट यहाँ पर सीख जाता है, मतलब कन्वर्सेशन। आपका संरक्षण या फिर सुरक्षित रखना एक ही बात है, संरक्षण मैंने बताया। तो आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। और थर्ड जो है आपका किस स्टेज में आ जाएगा, लास्ट स्टेज, जो कि आपका फॉर्मल आपका ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो आपका यहाँ पर थर्ड जो है फोर्थ स्टेज के लिए, और जो आपका सेकंड है वो आपका थर्ड स्टेज के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको डाउट नहीं रखना। और मैंने जल्दबाजी में आपको गलत बता दिया था, तो आपका यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। और ये थर्ड वाला भी मैंने आपका करेक्ट करा दिया। चलो जी आगे बात करेंगे। आपका प्याजे के अनुसार पूछा है कौन सा संरचनावादी अधिगम के रूप में देखता है। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट बताना आपको, किसको देख के,
जीन पियाजे को भी और आपका वाइगोस्की जैसे संरचनावादी क्या चीज देखते हैं? तो कौशल का अर्जन करना सीखते हैं, ये प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं। कंडीशनिंग की बात इन दोनों में से किसी ने नहीं की। कंडीशनिंग जो है आपके स्किनर साहब ने की है, ये सब जो है कंडीशनिंग की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की। और पैसिव होना, निष्क्रिय होना, तो वैसे आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आगे आपको पता है जीन पियाजे ने कहा है बच्चे को सक्रिय रखो, एंगेजमेंट करो, और यही आपका लेव वाइगोस्की ने कहा। जीन पियाजे ने सिर्फ कहा कि आप सक्रिय रखो, और जबकि लेव वाइगोस्की ने ये कहा कि समाज में रखो। इस वजह से आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ने ही एक्टिव रहने की बात की है, तो सबसे बेस्ट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ है। अगर आपको कोई डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, या किसी में लगता है मैम ये नहीं, ये आंसर होना था, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। हम बिल्कुल करेक्ट करेंगे इस चीज़ को, समझेंगे, देखेंगे क्यों आपका आंसर वो कौन सा सही होगा। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया पियाजे की स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशनल में ही क्या आता है, आपका तर्क आ जाता है। निगमात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग आपका फॉर्मल में ही आता है। चलो आगे बात करेंगे समाचार पत्रों में कहानी और कर्तनों का चयन करते समय। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एग्जाम्पल दिया है आपको और पूछा है कौन सी चीजें होगी। तो इस टाइप का न्यू पैटर्न आप मान के चल सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको और उनसे कुछ नहीं निकलता, सिर्फ आपको एक की पॉइंट उठाना होता है और उसके बेस पे आप आराम से आंसर पे जा सकते हो। तो क्या है, प्रस्तुत करना है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में गैर परंपरागत, क्या पूछा, गैर परंपरागत भूमिका, मतलब पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसे, क्योंकि परंपरागत चीजें क्या आती है कि महिला जो है खाना बनाएगी, लेकिन गैर परंपरागत क्या है, महिला जो है टीचर भी बनती है, महिला कमा के भी लाती है। तो गैर परंपरागत भूमिकाओं को आप बढ़ावा दे रहे हो तो पॉजिटिव चीजें हैं। तो पूछा है सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी, तो इनमें से सबसे बेस्ट बता दो क्या होगा। आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो जेंडर बायस को? नहीं जी, हम पक्षपात बिल्कुल नहीं कर रहे जी, कट कर दो जी, पक्षपात आपका नहीं है। आपका लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ा रहे, नहीं जी, हम प्रमोट भी नहीं कर रहे। आगे आपका रूढ़िवादिता, लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देना, आप प्रोत्साहन कर रहे हो? नहीं जी, हम भूमिकाओं को प्रोत्साहन कर ही नहीं रहे। जो आपके स्टेरियोटाइप थे, ये पहले से जो चीजें फिक्स है, आप इसे भी और कह रहे हो बेटा यही होनी चाहिए, नहीं हम इस चीज का बढ़ावा नहीं दे रहे, तो तीनों कट हो गए। हमारा सबसे बेस्ट था, हम काउंटर कर रहे हैं, हम उस चीज को, किस चीज को, जो आपके जेंडर स्टेरियोटाइप से रिलेटेड है, हम उनका सामना करेंगे, हम उन्हें जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, हम उनके लिए गैर परंपरागत एग्जाम्पल या भूमिकाएं देख रहे हैं ताकि ये चीजें खत्म हो सके। तो इसी वजह से आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। ओके जी, समझ में आया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सामना करने की बात कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बताइए निम्नलिखित में से बच्चे के समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण अदा पूछिए कौन सी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है आपको बताइए जी, सबसे बेस्ट रोल पूछा है क्या है? मीडिया होना, विद्यालय होना, परिवार होना, या फिर पास पड़ोस या फिर नेबरहुड होना, मतलब वही आस पड़ोस होना। बताइए, आप सभी को बताएं। मीडिया भी क्या है, बुक हो गई आपकी, न्यूज़ हो गई, ये सब मीडिया में आ जाता है। तो क्या है, मीडिया भी बच्चे का सोशलाइजेशन करता है जी। परिवार तो करेगा ही करेगा, स्कूल भी जरूरी है, क्योंकि हम दो प्रकार के फैक्टर देखते हैं, एक आपका प्राइमरी में आपका परिवार आ जाता है और आपका सेकेंडरी में आपका विद्यालय आ जाता है। नेबरहुड क्या होता है, आपका पड़ोस। ये भी आपका कहीं ना कहीं समाजीकरण करा रहा है, तो ये फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन आपके क्या है, सही है। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो कहीं पर नोट डाउन कर लेना कि किस किस चीज़ की आपकी आवश्यकता होती है, कि सभी की आपका समाजीकरण होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर दीजिए आप सभी, और आप सभी साथ के साथ आंसर दिया करो, लास्ट में बताया करो क्लास कैसी लगी। आप सभी का फीडबैक नहीं आता, तो आप सभी जब फीडबैक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर किया करो। प्लस में जितने भी क्वेश्चन आपके सही हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चलो जी, अब बात करेंगे आपका हार्वर्ड गार्डनर, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया, CDP की डिटेल कोर्स आपको मिल ही जाएगा, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी CTET बाय एकता नैन करके, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चेक करना। CTET बाय एकता नैन करके चीज़ें मिलेगी आपको। चलो बताइए जी, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात यहाँ पर की गई है। निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार वर्गीकृत की गई है। तो आपको किस प्रकार से चीजें डिवाइड करनी है, बताओ। विशेषता क्या बताई गई है कि दूसरों की दशा, बस हमें दूसरों ही मिल गया, हमारा काम हो गया। अगर आप दूसरों की बात करते हो तो क्या आ जाता है आपका एंटर। हमने एक ट्रिक के थ्रू जाना था आपको कि एंटर क्या होता है, दूसरों के बारे में जानना, और आपका एंट्रा क्या होता है, खुद के बारे में जानना, सेल्फ के। बस इसी में आप कंफ्यूज होते हो। तो याद रखना, नेचुरल इस बार पूछा था, तो प्राकृतिक चीजों की बात करता है, आपकी नेचुरलिटी की बात करता है जो नेचर में होती है। प्लस आपका इंटर क्या होता है आपका, ये दूसरों की बात करता है, अदर्स की बात करता है, जो कि आपकी कहानी लिखी है। अदर्स की मनोदशा देखोगे आप, किस प्रकार का बच्चों उनके अंदर स्वभाव है, बिहेवियर, मूड्स, उनकी प्रेरणा,
इन सभी का उचित तरीके से पता लगाने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए आपको? इंट्रा पर्सन चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अंतरा व्यक्तित्व क्या होता है? खुद के बारे में जानना, और अंत व्यक्ति दूसरों के बारे में जानना, और नैदानिक जब आप किसी समस्या का समाधान करते हो तो आपका नैदानिक हो जाता है। समझ में आई चारों चीजें? चलो आगे बताना आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर दीजिए आप सभी। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? तो बताओ जी कौन सा कारण होना चाहिए? बताओ सर आप सभी, इसका क्या आंसर होगा? तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि और निम्न उपलब्धि और औसत व इन सभी को अलग कर देना तथा नाम देना। ये हमने आपके की पॉइंट वाली क्लास में देखा था कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सेपरेट भी नहीं करेंगे, हम लेबर भी नहीं लगाएंगे, गलत होता है। प्रक्रियाओं में सुधार करना, चलो अच्छी बात है। समय समय के साथ जो है बच्चों के अधिगम की प्रगति को परिवर्तन और प्रगति के बारे में जानना, ये बिल्कुल सही है। आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हुई ये मुझे पता होना चाहिए। इसी वजह से कहते हो आप अपना फीडबैक जरूर दिया करो और मुझे भी पता लगे मेरे अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। आगे है बच्चों की क्षमता, संभावनाओं और सशक्त पक्षों में चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। ये सही है भाई, आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके माता पिता से बात कर रहे हो, तो आप सभी को बताया फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना, और अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना तो आपका क्या आ जाएगा? तो ये आंसर नहीं होगा जी, ये भी आंसर नहीं होगा। और हमने देखा है थर्ड तो आपका बहुत ज़्यादा सही है, बहुत पॉजिटिव है, तो आपका थर्ड वाला होगा, तो ये आ गया। आपको बाकी पे ध्यान भी नहीं देना था, बस इस तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से टाइम बचाना है, क्योंकि CTET का टाइम भी बहुत ज़्यादा लिमिट में ही मान के चलो क्वेश्चन आपके हो नहीं पाते, और इस बार बहुत बच्चों के क्वेश्चन छूटे थे, तो वो गलती आप नहीं करोगे। तो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप सभी दो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील, प्रगतिशील बार बार पूछा जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या फिर आपका समावेशी शिक्षा या फिर आपका NCF, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन सब का मतलब यही है बच्चों के अंदर सबसे बेस्ट लर्निंग करा सको, बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सको, मतलब बच्चों को आगे बढ़ा सको, विकसित करने की बात करता है। तो ये भी विकसित करने की बात करेगा। तो पाठ्य पुस्तक में तो हमें बात नहीं करनी, क्योंकि NCF ही आपका मना कर देता है, ये तो हमें नहीं करना। हमें मानक मानक स्टैंडर्ड वाली चीज़ें का मतलब क्या होता है, चीज़ें फिक्स कर दो आप। हम बच्चों के अंदर चीज़ें फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे मशीन नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। बाह्य प्रेरणा क्या होता है, जब थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन रहे, तो हमें बच्चों को थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन के लिए नहीं पढ़ाना होता। और एक रूप कह रहे हो, यूनिफॉर्म असेसमेंट की बात करो, नहीं जी, बच्चे सब अलग अलग होते हैं, सबके अंदर विभिन्नता होती है, तो आप एक जैसा असेसमेंट यूज कर ही नहीं सकते, तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव को हटा दो, आपका टाइम बच जाएगा, और टाइम बचाना ही पड़ेगा आपको। अगर टाइम नहीं बचाओगे तो CTET में फेल हो ही जाओगे, तो आपका फेल नहीं होना। टाइम बचाना है, आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना पढ़ा है, तो उस टाइम को बचाइए और उसे की पॉइंट पे यूज़ कीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पे यूज़ कीजिए, आपका सिलेक्शन होने से नहीं रुकेगा। तो सेकंड बिल्कुल सही है, प्रत्येक बच्चों की क्षमता और संभावनाओं में विश्वास आपका होना चाहिए। तो क्या है, सेकंड आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। अब बताइए आपको कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? चलो हमें क्या करना है, प्रगतिशील क्या बताता है। अब आपने कहीं पे भी नोट बनाया होगा प्रगतिशील का, तो उसमें चीजें ऐड कर दो कि प्रगतिशील बात करता है बच्चों की क्षमता हो और बच्चों में जो भी संभावित हम विश्वास हो वो भी हम आपका कर सके। तो बस मेन बात है बच्चों की क्षमता के आधार पर हमें डेवलप करना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। विकास के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो बताओ सबसे बेस्ट क्या है। आपको बेस्ट ही ऑप्शन चूज करनी होता है। CTET में सभी ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका एजुकेशन है, इसमें आप गलत सही ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट उठा के दे दो। क्योंकि जो चीज़ मान लीजिए किसी बच्चे के लिए बेस्ट नहीं हो, किसी और बच्चे के लिए होगी, तो इस वजह से हमें सबसे अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर ढूंढना होता है। तो बताइए व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या बताता है कि आप में मुझ में सब में क्या है, अंतर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो ये डिफरेंसेस क्या करता है, आपकी अधिगम की प्रक्रिया में भी बताता है कि हम अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। क्या बताता है, हम अलग अलग प्रकार से आपका सीखते हैं। तो बताइए क्या होगा, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, ये भी ठीक लग रहा है हमें तो। चलो, लेकिन क्या बात कहा इन्होंने, सिर्फ एक चीज कही कि वंशानुगत मतलब हेरिडिटी। हम हेरिडिटी की बात नहीं, हम दोनों की बात करते हैं। हमने बहुत डिटेल में कोर्स में पढ़ा है कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट यही प्रोडक्ट है आपका विकास, यही क्या बनाता है, विकास बनाता है। और ये हमने बहुत डिटेल में आपका CDP का डिटेल कोर्स मैंने कराया हुआ है, आप जाकर चेक कर लेना, पेड कोर्स में भी आपको मिल जाएगा।
तो आप पेड कोर्स भी यहाँ पर परचेज कर सकते हो। ज्ञानी स्टडी क्लासेस पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आप जाके देख लेना। नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना कि लोग किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है आपका यहाँ पर, शारीरिक और दिमाग के परिपक्व। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ परिपक्व आप मेच्योरिटी की बात करेंगे, नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो कारणों से बना है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो कि आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ आपका पर्यावरणीय कारकों और उसकी परस्पर क्रियाओं पर विचार करता है। तो फोर्थ आंसर बेफिक्र होकर आपको सही बताना था और आपका सही है। क्या हो गया, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। किसकी बात कर रहे हैं, वंशानुगत, जो कि आपका पर्यावरण भी चलेगा और आपकी हेरिडिटी, दोनों वंशानुगत और पर्यावरण दोनों को एक साथ चलते हैं। आपके परस्परिक क्रिया होती है, दोनों जो है आपके रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका सबसे पॉजिटिव था और आपसे कहीं ना कहीं क्या पूछा था, पॉजिटिव ही पूछा था। तो इस प्रकार से जो चीज़ें अधूरी है वो कभी आंसर होता ही नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। नोट पूछा है और विकास के सिद्धांत हमने बहुत अच्छे से किए, तो आप एक बार देख लेना वो क्लास, है ना। नोट दिया है तो आपको नेगेटिव बताना है। तो व्यक्ति अलग अलग गति से सीखते, बिल्कुल सही है। हमने देखा था रेट जो है सबकी अलग होती है, लेकिन जो आपका पैटर्न है, जो आपका क्रम है, वो आपका सभी का सेम होता है। ये हमने देख चुके हैं, तो हमें पता है ये तो भाई सही है। आपसे गलत पूछा है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। क्या विकास ऑर्डर में चलता है? हाँ जी, ऑर्डर में चलता है। पहले बच्चा गर्भ में रहेगा, फिर वो शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था, फिर आपकी उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था। इस प्रकार से चीजें क्या चलती जाती है, तो ये भी सही है। आगे क्या है, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। चलो जी, ये भी ठीक है। आगे क्या है, विकास की सटीक गति। हमने बता दी कि गति तो अलग होती है, रेट तो अलग है, और आप यहाँ पे कह रहे हो कि सटीक गति है, मतलब उतने ही गति से चलेगा। नहीं, आप बिल्कुल बता ही नहीं सकते ये बच्चा 2 साल का चलना सीख जाएगा, 3 का ही नहीं, 2-4 दिन ऊपर नीचे, महीना, ऐसा होता है। तो वही आपके यहाँ पर है कि एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। नोट पूछा था, तो फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप निर्धारित नहीं कर सकते कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो निर्धारित नहीं कर सकते, सटीक गति आपकी नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप सभी। अनेक शोधों अध्ययनों से पता चला है, आपकी बहुत सारी रिसर्च हुई है और उसमें बताया गया है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक काम कराते हैं या फिर पारस्परिक क्रिया कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है लड़के बहुत मजबूत होते हैं और लड़के कितना भी काम कर लेंगे, लेकिन लड़कियां तो छुई मुई होती है, वो थक जाती है, वो तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार की भावना जो है आपके टीचर के अंदर है। ठीक है, ये क्या बताया इन्होंने, टीचर के अंदर बताई ये भावना। ठीक है जी, आगे देखो। चलो क्या होगा, ऑप्शन से आपको खेलना है, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो टीचर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है कि लड़कियों की तुलना, लड़की शैक्षिक क्षमता नहीं, शैक्षिक क्षमता ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चे लड़के ही जो है बहुत ज्यादा एकेडमिक में अच्छा रोल प्ले करेंगे। नहीं जी, आजकल लड़कियां भी कर रही है, और ऐसा आप फिक्स भी नहीं कर सकते कि सिर्फ लड़का ही होगा या फिर लड़की नहीं कर सकते, तो ये आपका नहीं होगा। आगे लड़कों की तुलना जो है लड़कों की अपेक्षा अवधान, अच्छा अटेंशन नहीं होता, ऐसा नहीं कहोगे कि आप इन दोनों में अटेंशन या ये अवधान नहीं कर पाते, कहीं पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। कक्षा में लड़कों की तुलना लड़कों को आसानी, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि आप आराम से, हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लड़के मैनेज हो जाएंगे, लड़कियां तो इतना बोलती है, उन्हें तो हम मैनेज कर ही नहीं सकते। अगर आप टीचर हो तो ऐसी बात नहीं करोगे, आपके लिए दोनों ही समान है। अगर दोनों ही समान है तो आप भेदभाव या फिर तुलना या फिर नियंत्रित ऐसे की पॉइंट कभी आपके आंसर नहीं होते। तो सबसे बेस्ट आंसर है कि टीचर क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तो जेंडर बायस का ही एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखने को मिला। तो यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। समझ में आया, लिंग पक्षपात क्या होता है, जेंडर बायस यही होता है जब आप किसी भी जेंडर में भेदभाव करो, चाहे वो आपका लड़का हो चाहे वो लड़की। पक्षपात यही होता है। अगर हम स्टेरियोटाइप की बात करें, आपका रूढ़िवादिता, तो वो हमारी फिक्स अवधारणाएं होती है जो हमारी चली आ रही होती है। ठीक है, इसमें लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी, ऐसा आपका बायस में भी लड़कों के साथ भी चीजें हो सकती है और लड़कों के साथ भी। चलो जी, सही। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो आप सभी। एक समस्या के मूल और एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक विशेषता है? तो क्या पूछा है, प्राइमरी पूछा है। तो प्राइमरी मतलब सबसे बेस्ट पूछा है कि इसका जवाब समस्या समाधान की बात करते। तो ईगोसेंट्रिक आपका प्याजे ने कहा है कि बच्चा खुद से बात करता है, तो ये तो नहीं होगा। आपका क्षतिग्रस्त, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, लर्निंग डिसऑर्डर या इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, इन्हें बच्चों को प्रॉब्लम है। तो ऐसे भी बच्चे नहीं है जो समस्या का समाधान वो कर ही सके, नहीं ऐसे नहीं कहोगे आप। डिसऑर्डर वाले बच्चे कैसे कर दोगे? तो एकमात्र आपका यहाँ पर आंसर है क्रिएटिविटी। आपका ये क्या करता है, ये आपको अलग अलग दिशा में सोचने के लिए
प्रेरित करता है क्रिएटिविटी, या क्रिएटिव बच्चा क्या कर पाता है कि वो अलग अलग दिशा में सोच पाता है। अरे मेरे पास ये पेंसिल बॉक्स है, मैं इसका कुछ और बना सकता हूँ। अरे मेरे पास ये खाली पेन है, मैं इसका कुछ और बना सकता हूँ। तो इस प्रकार की अलग अलग चीजें सोचता है। अब सारी मतलब आपका डाइवर्जेंट ही क्या होता है, अलग अलग दिशा में सोचना, मतलब अनेक सॉल्यूशन, अनेक समाधान आपके पास होते हैं, आप एक ही आंसर पे नहीं टिके रहते। ऐसे आपका यही पूछा था, मूल और अपसारी क्या करता है, अनेक समाधान आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड आंसर आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर दो आप। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। तो क्या है, विजुअल चैलेंज की बात की है, कौन से होने चाहिए। तो स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करना, सामग्री को अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ऐसा होना चाहिए। चलिए जी, आगे क्या है, हमें पता है दृष्टि बाधित है तो बच्चों को समस्या होगी। अगर आप स्पष्ट बोल रहे हो तो भी बच्चे को क्लियर हो जाएगा, छूकर महसूस करा तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। ये आपका जो है इंस्ट्रक्शनल आपका एड्स कह सकते हो, या फिर आपका TLM, ये अच्छा है। लेकिन आगे देखेंगे अनेक प्रकार के दृश्य, अरे बच्चे को तो दिखाई नहीं दे रहा, आप दृश्य चीजों को लेके आओगे। स्वयं अभिविन्यास करे और खुद से देखे, अगर बच्चा खुद से देख लेता तो आपकी जरूरत ही क्या होती। ये भी कट कर दो। अनेक प्रकार की लिखित कार्य ला रहे हो जो कि बच्चा देख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करोगे आप। आपको क्या करना है, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसे फील कराओ, आप उसे टच कराओ, आप उसे स्पीक करके बताओ। तो ये आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। चलो आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपका, ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट होता है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोऑपरेटिव लर्निंग और आपका पीयर चीजें पूछिए, तो बताइए। अगर हम कोऑपरेटिव सहयोगात्मक की बात करें तो हम एक साथ मिलकर सीखते हैं, तो बताइए। प्लस में आपका पूछा है समावेशी, तो कहीं ना कहीं बस आपको पॉजिटिव देखना है, क्या बात की है, पॉजिटिव आंसर ढूंढो और अपना काम कर लो। तो प्रयोग नहीं करोगे, हमें तो पता है समावेशी का तो प्रयोग करना है। NEP हमारा यही कहता है, NEP आपका यही कहता है कि हमें तो प्रयोग करना है। कभी कभी प्रयोग करोगे ऐसा नहीं है जी रोज करोगे, तो शायद कर दोगे नहीं। हमें पता था, कितना सिंपल सा आंसर था कि हमें बच्चों को एक्टिव रखना है, आपको एक्टिवली प्रमोट करना है। बच्चे एक्टिव रहेंगे तो कोऑपरेट मतलब सहयोग के साथ सीख पाएंगे, पीयर ग्रुप मतलब एक साथ जुड़े रहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को ये बढ़ावा देंगे। तो क्या है आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसका आंसर आप सभी को होमवर्क में देना है। ये क्या है आपका होमवर्क है जी, ये आंसर आप मुझे होमवर्क में दोगे। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। यूनिफॉर्म करना, यूनिफॉर्म हम देख ही चुके हैं, एक जैसे बच्चे को एक ही डंडे से में नहीं आंकना, सब बच्चे अलग है, तो यूनिफॉर्म वाली चीजें नहीं चलती आपके एजुकेशन सिस्टम में। मानकीकृत मतलब आप चीजें फिक्स कर दोगे, ऐसा भी आप नहीं करोगे। आगे क्या है, आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो कॉम्पिटिशन को, आपस में बच्चों को लड़वा रहे हो, प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा करा रहे हो, तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे। तो आपका होमवर्क का आंसर भी मैंने आपको दे दिया। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाने, ताकि सब बच्चे अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो ये फोकस करता है आपके नीड का, आपके इंटरेस्ट पे, बच्चा किस प्रकार की रुचि से सीखता है, बच्चे में कहाँ कमी है, हम उसकी समस्या का समाधान इन सभी के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं। तो समावेशी में हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब बच्चों की नीड पे हम फोकस करें, ताकि सभी बच्चे इक्वली सीख सके। एक ही छत के नीचे रहेंगे लेकिन सभी सीख पाएंगे। तो ये आज हमने आपके टॉप 15 क्वेश्चन किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। बाकी बताइए आपका क्या स्कोर रहा। इसके अलावा क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर आप बिना कहे कर दिया करो। प्लस आपका फीडबैक मुझे चाहिए, क्लास कैसी लगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। और आपको PDF वगैरह जो है सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लो। तो ये आपके हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो कल से हम आपका जो अगले क्वेश्चन करेंगे। और आपके टाइमिंग में बता दूं, टाइम क्या रहता है आपका, तो 8:30 बजे जो है डेली आपके PYQ सीरीज कराई जा रही है ज्ञानस्थली क्लासेस पे, तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा आप जो है सभी टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो, उसे ज्वाइन कर लेना। और आपकी प्लेलिस्ट है उसे प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि CDP पूरा हो चुका है उसमें, ठीक है। CDP है आपका, हिंदी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी लगभग करा दी है, तो आप जाकर चेक लेना। बाकी आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक भी करा दो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी आपका करा दूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाइम आप नोट डाउन कर लेना, 8:30 बजे आपकी डेली क्लास होती है। इतने कम टाइम में इतने अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और हम टाइम भी आपका बहुत कम लेते हैं, और 15 क्वेश्चन कर लिए। आपको बाकी जगह 15 क्वेश्चन के लिए आपका 1-1 घंटा ले लिया जाता है, हम ऐसा नहीं करते, कम समय में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।
कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।